हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे जो 1757 में बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बैकग्राउंड से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि शाहजहां के रूल के दौरान मुग़ल एम्पायर कितने एरिया में फैला हुआ था, और साथ ही साथ आप यहाँ पर मुग़ल एम्पायर के बंगाल सूबे को भी देख सकते हैं। बंगाल सूबा यानी बंगाल प्रोविंस, और बंगाल प्रोविंस मुग़ल एम्पायर की सबसे रिचेस्ट प्रोविंस हुआ करती थी। आज के समय की अगर आप बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूरे के पूरे बांग्लादेश को मिला दो तो इन सब को मिलाकर बनती थी उस समय की शाहजहां की बंगाल प्रोविंस। इसकी कैपिटल हुआ करती थी ढाका, और इस बंगाल सूबे को गवर्न करने के लिए शाहजहां ने अपना एक सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था शाह सूजा। और 1651 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने की जो सबसे पहली बार परमिशन दी थी वो शाह सूजा ने ही दी थी, और ये परमिशन उसने कोई फ्री में नहीं दी थी। ये तय हुआ था कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड करना चाहती है तो उसे अपने ट्रेड एग्रीमेंट को रिन्यू कराने के लिए हर साल मुग़ल एम्पायर को 3000 रुपये देने होंगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 3000 रुपये देने में कोई खास दिक्कत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि समय के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे थे। इनफैक्ट एक समय में सिचुएशन ये हो चुकी थी कि ब्रिटेन में एशिया से इंपोर्ट होने वाले जितने भी गुड्स थे उनमें से 60% गुड्स अकेले बंगाल से हुआ करते थे। तो ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत बना लेना चाहती थी, और इस डायरेक्शन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बड़ा कदम उस समय लिया जिससे में मुग़ल एम्परर थे औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब का बंगाल में प्रोविंशियल गवर्नर था शाहिस्ता खान। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1698 में बंगाल के 3 विलेजेस सुल्तानुती, गोविंदपुर और कालीकत, इन विलेजेस के ओनर्स को 1200 रुपये देकर इन 3 विलेजेस की ज़मींदारी खरीद ली, और इन 3 विलेजेस को मिलाकर उन्होंने बंगाल में अपना एक सेटलमेंट बनाया जिसका नाम रखा कलकत्ता। इस तरह कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना, और इसी के नाम पर इस प्रेसिडेंसी का नाम रखा गया कलकत्ता प्रेसिडेंसी। अब आपको यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि औरंगज़ेब के समय जो मुग़ल एम्पायर था उसके अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे वो कई बार एक से ज़्यादा सूबे भी हैंडल करते थे। इनफैक्ट अगर आप बंगाल का ही एग्जांपल लो तो बंगाल का जो प्रोविंशियल गवर्नर था वो बंगाल सूबे को भी गवर्न कर रहा था और साथ ही साथ बिहार सूबे को भी, और उड़ीसा तो उस समय एक तरह से बंगाल का डिस्ट्रिक्ट ही था। अब हुआ क्या कि 1707 में जब औरंगज़ेब की डेथ हुई तो उसके बाद से मुग़ल एम्पायर लगातार वीक होने लगा, और मुग़ल एम्पायर को डिक्लाइन होते देख बहुत सारे प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। यानी जिस प्रोविंस को वो गवर्न कर रहे थे उस प्रोविंस को वो अब ऑटोनोमसली रूल करना चाहते थे, और साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को निज़ाम और नवाब जैसे टाइटल्स भी दे दिए। इन ऑटोनोमस स्टेट्स को मुग़ल एम्पायर के सक्सेसर स्टेट्स कहा जाता है, और ऐसा ही एक सक्सेसर स्टेट था हैदराबाद, जिसके बारे में हम लोगों ने कार्नेटिक वॉर वाली वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। और बिल्कुल हैदराबाद की ही तरह बंगाल और अवध भी मुग़ल एम्पायर के सक्सेसर स्टेट के रूप में उभरे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये सक्सेसर स्टेट्स औरंगज़ेब की डेथ के बाद इमर्ज हुए तो हमें औरंगज़ेब की डेथ के बाद के मुग़ल एम्परर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इनके बाद 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह फर्स्ट ने रूल किया, उनके बाद 1713 से लेकर 1719 तक फारुखशियार ने, और 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला ने रूल किया। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली बंगाल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1713 में फारुखशियार ने ही मुर्शीद कुली खान को यहाँ पर अपना प्रोविंशियल गवर्नर बनाया था। मुर्शीद कुली खान ने यहाँ पर सबसे पहला काम ये किया कि इन्होंने अपनी कैपिटल ढाका से शिफ्ट करके मुर्शीदाबाद कर दी। और आपको पता होना चाहिए कि उस समय बंगाल के अंदर सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, बल्कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के भी सेटलमेंट्स थे। और फारुखशियार ने एक काम और किया, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में एक रॉयल फरमान जारी कर दिया। इस रॉयल फरमान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड और कॉमर्स करने के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे, और इन स्पेशल प्रिविलेजेस का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही नहीं बल्कि उनके ऑफिसर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी काफ़ी जमकर फ़ायदा उठाया। तो ये थी सिचुएशन फारुखशियार के रूल के दौरान। इसके बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला का रूल शुरू हुआ तो मुगल्स का होल्ड बंगाल के ऊपर से काफ़ी वीक हो गया, और यही वो समय था जब मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को ऑटोनोमसली रूल करना शुरू कर दिया और अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, और इसीलिए मुर्शीद कुली खान को फाउंडर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अब अगर हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बंगाल की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बंगाल से रिवर गंगा पास होती है,
और रिवर गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है रिवर हुगली। इस रिवर के बैंक्स पर ही सभी यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपनी फैक्ट्रीज और सेटलमेंट्स बनाए हुए थे, और वो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सी रूट से वो अपने सेटलमेंट्स तक यहाँ पर पहुँच सकते थे। और अगर बात की जाए इन यूरोपियन कंपनीज़ की फैक्ट्रीज़ और ट्रेडिंग सेंटर्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी कलकत्ता में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी चंद्रनगर में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी चिंसुरा में। और आप यहाँ पर इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि बाकी सभी यूरोपियन कंपनीज़ के कंपैरिजन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, और इसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये कि इनकी फैक्ट्री कलकत्ता में है, जो कि सी से सबसे ज़्यादा पास है, यानी सभी यूरोपियन कंपनीज़ को इन्हीं के थ्रू पास होके जाना होगा। और दूसरा रीज़न इनकी डोमिनेंट पोजीशन का ये है कि इनके पास रॉयल फरमान भी है, जिसकी वजह से इनको बंगाल में ट्रेड और कॉमर्स के स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। तो ये तो बात हो गई बंगाल में मौजूद यूरोपियन कंपनीज़ की। चलिए अब बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में 1713 से लेकर 1727 तक रूल किया। इनके बाद बंगाल के नए नवाब इनके सन इन लॉ शुजाउद्दीन खान बने, जिन्होंने 1727 से लेकर 1739 तक रूल किया। और शुजाउद्दीन खान के बाद बंगाल के नए नवाब सरफराज खान बने। सरफराज खान वैसे तो मुर्शीद कुली खान के ही बेटे थे, बट ही वॉज अ वेरी इनकेपेबल रूलर। इन्होंने रूल किया 1739 से लेकर 1740 तक, यानी इन्होंने सिर्फ एक ही साल रूल किया, और वो इसलिए क्योंकि इनके जो कमांडर इन चीफ थे अली वर्दी खान, उन्होंने इन्हें मार दिया। और इस तरह बंगाल में तख्ता पलट हो गया और अली वर्दी खान बंगाल के नए नवाब बने। और अली वर्दी खान ने बंगाल में 1740 से लेकर 1756 तक रूल किया। ये वो समय था जब मराठास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो लगातार बंगाल के ऊपर अटैक भी कर रहे थे। और जब इस तरह के अटैक बंगाल में होते थे तो यूरोपियन कंपनीज़ को भी इससे खतरा होता था। और इसी रीज़न को कोट करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कलकत्ता सेटलमेंट को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया, यानी अपने ट्रेडिंग पोस्ट की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस फोर्ट को उन्होंने नाम दिया फोर्ट विलियम। और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही ऐसा नहीं किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट, अपनी फैक्ट्रीज़ के अराउंड किलेबंदी कर ली थी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इस सब के ऊपर अली वर्दी खान का क्या रिएक्शन था। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो अली वर्दी खान ने ये की कि उन्होंने मराठास के साथ एग्री किया कि हम आपको चौथ देने के लिए तैयार हैं, यानी मराठास का जो टैक्स था चौथ, उसको अली वर्दी खान देने के लिए तैयार थे। और पुराने एरियर्स को चुकाने के लिए उन्होंने मराठास को उड़ीसा की पूरी प्रोविंस ही दे दी। इस तरह उन्होंने मराठास से अपना पीछा छुड़ा लिया और अब बारी थी बंगाल के इंटरनल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की। ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि यूरोपियन कंपनीज़ ने अपने यहाँ पर किले विले बना लिए हैं। और यूरोपियन कंपनीज़ के गंदे खेल को वो अच्छे से समझते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कार्नेटिक रीजन में किस तरह इन यूरोपियन कंपनीज़ ने पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अली वर्दी खान इस समय बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे और वो अब किसी भी तरह के मिलिट्री एक्सपेडिशन नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट वो जानते थे कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अपना उत्तराधिकारी चुनना था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनका कोई भी बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ 3 बेटियां थीं और उन तीनों बेटियों की शादी भी उन्होंने समय से करवा दी थी। इनफैक्ट इन्होंने अपने तीनों दामादों को अलग अलग रीजन का गवर्नर बनाया हुआ था, बट अलग अलग कारणों की वजह से ये तीनों के तीनों मर चुके थे। और इसीलिए अली वर्दी खान का जो कमांडर इन चीफ था, इसको काफ़ी उम्मीद थी कि अगला नवाब शायद इसी को बना दिया जाए। इनफैक्ट रिश्ते में तो ये भी अली वर्दी खान का जीजा था, यानी नेक्स्ट नवाब बनने के इसके भी अच्छे खासे चांसेस थे। लेकिन यहाँ पर नवाब बनने के 2 और कंटेंडर्स भी थे। पहला था अली वर्दी खान की सबसे छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला, दूसरा था सबसे बड़ी बेटी का बेटा शौकत जंग। अगर एज वाइज देखा जाए तो इन दोनों में शौकत जंग बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद अली वर्दी खान ने नेक्स्ट नवाब के रूप में सिराजुद्दीन दौला को नॉमिनेट कर दिया, जो कि उस समय मात्र 21 साल का ही था। और इस नॉमिनेशन के कुछ ही समय के बाद अली वर्दी खान की डेथ हो गई। लेकिन इससे पहले कि सिराजुद्दौला नवाब बन पाते, गश्ती बेगम और शौकत जंग ने उसके खिलाफ रिबेल कर दिया। इनफैक्ट मीर जाफ़र भी इन लोगों का ही साथ दे रहे थे। बट सिराजुद्दौला को ज़्यादा समय नहीं लगा, उसने इस रिबेलियन को दबा दिया और शौकत जंग को हराकर एक बैटल में उसे मार दिया। और मीर जाफ़र ने भी यहाँ पर माफ़ी मांग ली और इसीलिए नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को अपना कमांडर इन चीफ वापस से बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिराजुद्दौला ने मात्र 1 ही साल रूल किया
और इस पूरे साल में बहुत सारे इवेंट्स हुए, तो इसीलिए हमें वापस से बार बार ईयर के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। इनका रूल 1756 में शुरू हुआ और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्हें मार दिया गया। तो चलिए इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला ने ये की कि इन्होंने यूरोपियन कंपनीज़ के लिए एक ऑर्डर जारी किया और कहा कि सभी यूरोपियन कंपनीज़ को अपने ट्रेडिंग सेंटर के आसपास बनाए हुए जितने भी फोर्टिफिकेशंस हैं, जितने भी फोर्ट्स आप लोगों ने बनाए हैं, उन सबको डिसमेंटल कर दो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके ऑर्डर्स तुरंत मान लिए और अपने फोर्ट्स को डिसमेंटल कर लिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया और अपने फोर्ट को डिसमेंटल तो छोड़ो, उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी रूलर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके टेरिटोरियल रीजन में कोई अपने किले बनाए, और इसीलिए सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही 1756 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक कर दिया। ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक था और इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग फोर्ट विलियम में थे, ज़्यादातर लोग यहाँ से निकलकर भाग गए। इनफैक्ट फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता की जो ब्रिटिश काउंसिल थी, उसके प्रेसिडेंट यानी रॉबर्ट ड्रेक जो थे, वो भी यहाँ से निकलकर भाग गए और फोर्ट विलियम से 33 किलोमीटर्स दूर एक छोटा सा आइलैंड है फुल्टा नाम का, वहाँ पर जाकर छुप गए। लेकिन फोर्ट विलियम के अंदर ऐसे भी कुछ लोग थे जिनको इस अटैक में चोट लग गई थी और जो लोग नहीं भाग पाए। इसके अलावा भी कुछ छोटे बच्चे और औरतें थी जो यहाँ से नहीं भाग पाए थे। ऐसे लोगों की टोटल संख्या थी 146। और क्योंकि कलकत्ता की ब्रिटिश काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था वो तो पहले ही भाग चुका था, इसीलिए इन 146 लोगों ने मिलकर हॉलवेल को अपना लीडर चुना। लेकिन सिराजुद्दौला अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने इन 146 लोगों को एक गार्ड रूम के अंदर एक साथ भर दिया। हॉलवेल ने अपनी टेस्टिमनी में बताया है कि ये गार्ड रूम सिर्फ 18 स्क्वायर फीट का था, जिसकी वजह से सफोकेशन के कारण लगभग सभी लोग मर गए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक सिर्फ 23 लोग ही बच पाए। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं कि 18 स्क्वायर फीट में 146 लोगों को भरा ही नहीं जा सकता, जो कि बात सही भी है। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये अंग्रेज़ों की एक मनगढ़ंत कहानी यानी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। वैसे जो भी हो, अब तक के इस डिस्कशन में हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कलकत्ता पूरी तरह से सिराजुद्दौला के कब्जे में आ चुका है और यही वो समय था जब उसने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये खबर मद्रास प्रेसिडेंसी तक पहुंच गई। जब उन्हें पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता से मार मार के भगा दिया गया है, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन वापस से बंगाल में मजबूत करने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से रीइंफोर्समेंट्स भेजे। इस रीइंफोर्समेंट को भेजने के साथ साथ ये भी मिशन तय किया गया कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर वापस से अपना कंट्रोल रीगेन करना है और साथ ही साथ सिराजुद्दौला को उसकी गद्दी से हटाना है। इस मिशन को लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन। बेसिकली जो लैंड कंटिजेंट थे उनको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और समुद्री जहाज और समुद्री बेड़ों को लीड कर रहे थे एडमिरल वॉटसन। तो जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ये मदद मिली, रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक किया गया और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा और भी जो दूसरी फैक्ट्रीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में थी, उनके ऊपर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस से कंट्रोल ले लिया। और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला मिशन था अपने सारे सेटलमेंट्स के ऊपर वापस से कंट्रोल रीगेन करने का, वो सक्सेसफुल हो चुका था। और फोर्ट विलियम को वापस से रीऑक्यूपाई करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ नेगोशिएशंस की शुरुआत करी और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन हुई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये ट्रीटी 1757 में साइन हुई थी। तो वैसे तो ये ट्रीटी कलकत्ता में साइन हुई थी, लेकिन क्योंकि कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने ही अलीनगर का नाम दिया था, इसीलिए इस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहा जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए कि जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता के ऊपर अपना कंट्रोल वापस लिया, उन्होंने इसका नाम अलीनगर से चेंज करके वापस से कलकत्ता कर दिया था। और अब अगर वापस से हम लोग ट्रीटी ऑफ अलीनगर की बात करें तो इस ट्रीटी की खास बात ये थी कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल थी। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया था और अब उसका कंट्रोल दिल्ली तक हो चुका था और हर जगह इस तरह की खबरें उड़ी हुई थी कि वो रोहिल्लास और नवाब ऑफ अवध के साथ मिलकर बिहार और बंगाल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस तरह की परिस्थिति में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ज़रूर ये ट्रीटी प्रेशर में आके साइन की थी। इस ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन मिल गई थी कि वो अपनी फैक्ट्री के अराउंड अपना फोर्ट मेंटेन कर सकते हैं।
इसके अलावा इस ट्रीटी में ऐसी बहुत सारी कंडीशंस और भी थी जहाँ पर सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनसेशन देना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिराजुद्दौला को फोर्ट विलियम को मेंटेन करने के लिए कंपनसेशन देना था, क्योंकि उसके द्वारा किए गए अटैक में फोर्ट विलियम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था। इसके अलावा ब्लैक होल ट्रेजेडी में मारे गए लोगों की फैमिली को भी सिराजुद्दौला को कंपनसेट करना पड़ा। बट ट्रीटी ऑफ अलीनगर की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को इस बात के लिए भी कन्विंस कर लिया था कि उनके दरबार में परमानेंटली एक ब्रिटिश रेजिडेंट आके रहेगा। इसके पीछे का तर्क रॉबर्ट क्लाइव ने ये दिया कि अगर एक ब्रिटिश रेजिडेंट सिराजुद्दौला के दरबार में रहता है तो इससे दोनों फ्रेंडली पावर्स के बीच में एक रेगुलर कॉन्टैक्ट बना रहेगा और इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखा जा सकेगा कि ये पीस ट्रीटी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पा रही है। और इसी के चलते ब्रिटिश ऑफिसर विलियम वॉर्ड्स अपने एनवॉय के साथ सिराजुद्दौला के दरबार में जाकर बैठ गए और इनको सिराजुद्दौला के दरबार में एक रेजिडेंट ऑफिसर बना के भेजने के पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हिडन मिशन था वो ये था कि सिराजुद्दौला के दरबार में ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो उसके खिलाफ गद्दारी करने के लिए रेडी हैं। और इस मिशन में विलियम वॉर्ड्स पूरी तरह सक्सेसफुल रहे। वो सिराजुद्दौला के दरबार में कॉन्स्पिरेसी का पूरा जाल बुनने में कामयाब रहे। सिराजुद्दौला के दरबार में ऐसे कई सारे लोग थे जो उसके खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करने के लिए तैयार थे। इनमें से कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम हैं ओमीचंद, राय दुर्लभ, जगत सेठ जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बैंकर थे, और मीर जाफर जो सिराजुद्दौला की आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। विलियम वॉर्ड्स ने इन सभी लोगों को सीक्रेटली रॉबर्ट क्लाइव से मिलवाया और रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर इन सभी कॉन्स्पिरेटर्स के साथ सीक्रेट अलायंस साइन कर लिया। इस सीक्रेट अलायंस में ये तय किया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन कॉन्स्पिरेटर्स की मदद से सिराजुद्दौला को हटाकर बंगाल का नेक्स्ट नवाब मीर जाफर को बना देगी और इस एहसान के बदले मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिसर्स को लिबरली रिवार्ड करना होगा। बहुत बड़ी रकम तय की गई जो मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, नेवी में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। रॉबर्ट क्लाइव को अलग से पैसे देने थे और अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई कर पाई थी, लेकिन अभी मीर जाफर से ये भी प्रॉमिस ले लिया गया कि उनके नवाब बन जाने के बाद वो कासिम बाजार और ढाका वाली अपनी फैक्ट्री को भी फोर्टिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में टेरिटोरियल पोजीशंस को और ज़्यादा एक्सटेंड करने की भी बात की गई। तो फाइनली ये सीक्रेट अलायंस बन चुका था और जितनी भी चीज़ें मैंने मेंशन की एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में इनके ऊपर साइन भी हो चुका था। और ऐसा करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर सिराजुद्दौला के पास एक मैसेज भेजा। इस मैसेज में उन्होंने अपना डिससेटिस्फेक्शन जाहिर करते हुए कहा कि आपसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने ट्रीटी ऑफ अलीनगर को जानबूझकर ब्रीच कर दिया है और क्योंकि आपने पीस ट्रीटी को भंग कर दिया है तो इसीलिए इसे हमारी तरफ से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मानी है। तो इस तरह 1757 में जून के महीने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करते हुए रॉबर्ट क्लाइव अपनी पूरी फौज के साथ सिराजुद्दौला की कैपिटल की ओर बढ़े हैं। और जैसे ही सिराजुद्दौला को ये खबर मिली कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी लेकर उसकी तरफ बढ़ रही है, वो भी अपनी आर्मी को तैयार करके आगे बढ़ा ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैपिटल में आने से रोक लिया जाए। और इस तरह ये दोनों आर्मीज जिस जगह एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हुई वो जगह थी प्लासी। यही वो जगह थी जहाँ पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक बैटल हुआ और इसीलिए इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासी 1757 कहा जाता है। सिराजुद्दौला की फौज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लगभग 10 गुना बड़ी थी, तो सिराजुद्दौला का कॉन्फिडेंस भी हाई था। बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक अपनी तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन सिराजुद्दौला ने देखा कि उनकी आर्मी की तरफ से कोई भी बम गोली की आवाज़ नहीं आ रही है। तो उसने अपने कमांडर इन चीफ मीर जाफर से पूछा कि हम लोग अपनी तोपें क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो मीर जाफर ने बोला कि नवाब साहब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारा जितना भी गन पाउडर है वो पूरा का पूरा कल रात की बारिश में भीग गया। ये सुनकर सिराजुद्दौला की तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सिराजुद्दौला ने बोला कि तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। मीर जाफर ने बोला कि सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप तो एटलीस्ट यहाँ से सेफली निकल जाइए। और ऐसा ही हुआ, सिराजुद्दौला मैदान से भाग गए और इस तरह 50,000 की स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के बावजूद सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के चंद सैनिकों से हार गया। और देखा जाए तो लगभग बिना किसी लड़ाई के सिराजुद्दौला हार गए और सिराजुद्दौला जो यहाँ से बचकर भाग गए थे उनको भी कैप्चर कर लिया गया और मीर जाफर के बेटे मीरान ने उनको मार दिया। इस तरह बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला को हटाकर 1757 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नेक्स्ट नवाब बनाने में कामयाब रही। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दूसरा मिशन था वो अब उसमें भी कामयाब हो चुके थे।
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफ़र के बीच में जो डील हुई थी उसकी पूर्ति के लिए मीर जाफ़र ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिसर्स को बहुत सारे पैसे दिए और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनाज की ज़मींदारी भी दे दी। इसके अलावा मीर जाफ़र ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर इंटरनल ट्रेड और कॉमर्स के लिए पूरी छूट दी और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के अंदर ट्रेड करने के लिए किसी भी तरह के टैक्सेस या ड्यूटीज़ देने की ज़रूरत नहीं थी। बट इससे भी बड़ी बात ये थी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद से बंगाल का नवाब मीर जाफ़र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में मात्र एक कठपुतली की तरह बिहेव कर रहा था। कंपनी लगातार उससे एक के बाद एक अलग अलग चीज़ों की डिमांड करती जा रही थी और मीर जाफ़र बिल्कुल भी इस पोजीशन में नहीं था कि वो इनकी डिमांड्स को मना कर सके। यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद से मीर जाफ़र सिर्फ नाम का नवाब था। बंगाल की रियल पावर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। तो ये थी डिटेल्स बैटल ऑफ प्लासी की।